कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बीइंग अ वुमेन, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, बट मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकती कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क और बहुत सारी स्ट्रगल छुपी रहती है। हमें उस इंसान की सक्सेस तो दिखती है, उसकी लग्जरी तो दिखती है, पर उसके पीछे का हार्डवर्क हमें नहीं दिखता। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किसी कहानी किताबें। नाम है निशा और आज एक ऐसे ही इंसान की ऑटोबायोग्राफी, एक ऐसे ही इंसान का मेमोir लेकर हाजिर हूँ। ये सब दोगलापन है। अगर आपने सोनी टीवी के फेमस शो शार्क टैंक इंडिया को फॉलो किया होगा तो आप इस स्टेटमेंट को सुनते ही समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शार्क टैंक इंडिया के एक बहुत ही फेमस शार्क, भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर, जिनकी ये कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दिसंबर 2022 में पब्लिश हुई ये नॉवल जो स्टार्टअप्स की कहानी है लाइफ के स्ट्रगल्स की। अशनीर ने अपनी इस नॉवल को 15 लेसन्स में बांटा है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग डेज के बारे में बताया है, कौन सी जॉब्स उन्होंने की, कैसे उनके मन में स्टार्टअप का आइडिया आया, कैसे उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिला। इसके अंत में उन्होंने 10 लेसन्स हमारे लिए दिए हैं, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीजें जो उन्होंने अपनी इस लाइफ जर्नी से सीखी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि वो लेसन्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपका कोई क्लोज वन स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। वैसे भी हमें बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को मिलता है अशनीर ग्रोवर की इस कहानी से, उनकी इस मेमोir से। ये एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये उन्होंने पहले ही क्लियर किया है। उनकी जिंदगी की कहानी है, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ उनकी गलतियां और उन्होंने क्या सीखा इस सब से, क्या अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में हुए, कैसे उन्होंने 3.5 साल तक दिन रात मेहनत करके भारत पे को खड़ा किया। एक $3 बिलियन की कंपनी, 20,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन। एक तरफ जहां पूरा देश एंटरप्रेन्योरशिप की नई वेव को एंजॉय कर रहा था, शार्क टैंक इंडिया को एंजॉय कर रहा था, वहीं अशनीर की लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू हो चुका था। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हो चुका था। उनकी ही कंपनी में उनके को फाउंडर्स, उनका मैनेजमेंट, उनके थैंकलेस इन्वेस्टर्स उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी कर रहे थे, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे और उन्हें भारत पे उनके ही स्टार्टअप से निकालने की साजिश रची जा रही थी। बात है जनवरी 25, 2022 की। भारत पे के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि उन्हें 31 मार्च 2022 तक कंपल्सरी लीव पर जाना होगा क्योंकि उनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते वो ऑफिस में नहीं आ सकते, ना ही किसी भी मेंबर से वो बात कर सकते हैं, मीडिया के पास नहीं जा सकते, किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। उनकी सारी पावर्स छीन ली गई थी। अशनीर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा ब्लो। अगर ये शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड होता तो वो कह देते ये सब दोगलापन है, पर नहीं, आज वो कहना चाहते थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अशनीर की फैमिली पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से आई थी, बट उन्हें आज भी रिफ्यूजी कहा जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। ऐसा हुआ जब उन्होंने अपना प्यार ढूंढा, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढा। अशनीर, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की थी, जब वो 6th ग्रेड में थे तब तक वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, बट वो एक फैमिली वेकेशन पर गए कनाडा अपने मामा के यहाँ, उसके बाद यूएस से गए, यूके गए, दुनिया देखी और सोचा, जाना कि दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तब वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो गए। आकर उन्होंने पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया और आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, सिविल इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एक बार फिर वो कनाडा जाना चाहते थे अपने मामा से मिलने वेकेशन के लिए, बट तब उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। हालांकि कारण तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स का पूरा होना ना ही था, पर उन्होंने इस बात को दिल से लगा लिया था। आज वो 50 कंट्रीज घूम चुके हैं, बट इस बात को आज भी याद करते हैं। जब आईआईटी दिल्ली से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में फ्रांस जाने की, तब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उनके साथ 5 और स्टूडेंट्स थे। उन्हें पता चला था कि सिर्फ 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन्होंने बाकी 4 लोगों को बताया ही नहीं इसके बारे में, कहीं उनकी ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, और उन्हें वो स्कॉलरशिप मिल गई। स्टार्टिंग से ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, स्मार्टनेस दिखाना,
लाइफ के बड़े डिसीजंस लेना उन्हें आता था। 2002 से ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे। जब कैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए उन्होंने करियर लॉन्चर में कोचिंग ज्वाइन की थी, तब वहां उन्हें मिली थी माधुरी जैन, जिसे देखते ही उन्होंने कह दिया था मैं इसी से शादी करूंगा। माधुरी ने कलर स्ट्राइप्स वाला टॉप पहना था, वैसा ही मैचिंग हेयर बैंड, वैसे ही मैचिंग सॉक्स और वैसे ही मैचिंग डायरी। इतनी फैशनेबल लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और करियर लॉन्चर भी उन्होंने कैलाश कॉलोनी में ज्वाइन किया था, जिसका कारण यही था कि वहां की लड़कियां स्टाइलिश होती हैं। और जिस कारण से ज्वाइन किया वो पूरा भी हो गया। माधुरी को कन्विंस करना कैट के एग्जाम को क्रैक करने से मुश्किल था, वो ये जानते थे, पर जो करना चाहते थे वो हमेशा कर रहते थे और उन्होंने माधुरी को भी कन्विंस कर लिया था। हालांकि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। माधुरी जैन एक बनिया फैमिली को बिलोंग करती थी। ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। अश्नीर की फैमिली पंजाबी थी, नॉनवेज खाने वाले लोग थे। वो लोग सर्विस क्लास थे। हालांकि माधुरी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी। उनका एक बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, पानीपत की रहने वाली थी और अश्नीर के पास एक छोटा घर था मालवीय नगर में। दोनों के बीच में मैच नहीं था, पर प्यार बहुत गहरा था और अश्नीर ने डिसाइड कर लिया था कि माधुरी से ही शादी करेंगे। माधुरी के ड्राइवर ने उसके फादर को बता दिया था कि माधुरी का कोई अफेयर है। उसके फादर को लगा था कि लड़की को थोड़ी फ्रीडम दी है तो वो उसका मिसयूज कर रही है। पर अश्नीर जब IIM अहमदाबाद में चले गए, तब माधुरी दिल्ली आ गई और वो निफ्ट से ग्रेजुएशन कर चुकी थी। यहाँ पर आकर उन्होंने दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया। अश्नीर अहमदाबाद में रहते थे। दोनों के लिए ये 2 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थे। कभी कभी वो दिल्ली आते भी थे तो माधुरी से मिलना बहुत चैलेंजिंग होता था, क्योंकि वो पीछे में रहती थी, कहीं माधुरी के पेरेंट्स को पता ना चल जाए। IIM अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें लगा था कि ये जर्नी आसान होगी, माधुरी से आराम से वो शादी कर पाएंगे। बट तब उनका पाकिस्तान से आना, एक रिफ्यूजी होना आड़े आ गया था। माधुरी की मॉम ने कहा था कि ये लड़का तो रिफ्यूजी है, इससे मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकती हूँ। अश्नीर का IIT से पास आउट होना, IIM अहमदाबाद से पास आउट होना और कोटक फाइनेंस बैंक में एक अच्छी जॉब, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके रिफ्यूजी होने से उनके इन लॉज को बहुत फर्क पड़ रहा था, पर शुरू से ही जो करना चाहते थे वो कर रहते थे और फाइनली उन्होंने माधुरी की फैमिली को कन्विंस कर लिया था। माधुरी के फादर को जब उन्होंने अपनी सैलरी बताई थी, तब उन्होंने कहा था कि अराउंड 20 लाख तक एनुअल सैलरी हो सकती है। उनके फादर इन लॉ ने कहा था क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बात मत करो, फैक्ट्स और फिगर्स की बात करो। एक्चुअल में अश्नीर की जॉब लगी थी 8 लाख रुपए पर एनम की, जिसमें 3 लाख का बोनस मिल सकता था और कंपनी ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो ठीक से काम करेंगे, अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो 120% बोनस मिल सकता है। बट इस बात से उनके इन लॉज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उन्होंने पहले ही साल में 135% बोनस कमाकर दिखाया था। माधुरी से उनकी शादी समर्स में हो गई थी। उनकी जॉब बॉम्बे में लगी थी। वो बॉम्बे से दिल्ली आए थे, शादी की थी। माधुरी को बॉम्बे में एक कमरे के फ्लैट में ले गए थे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। माधुरी की जॉब आलोक इंडस्ट्रीज में लग गई थी, उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात थी। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, फैमिली को मिस कर रहे थे। माधुरी की सिस्टर मुंबई में ही रहती थी, कभी कभी उसके घर चले जाते थे। कुछ टाइम के बाद अश्नीर की सिस्टर भी इनके पास रहने आ गई थी और उसके वापस जाने के बाद इन्हें फैमिली की कमी और ज्यादा खलने लगी थी। तब 2008 में इन्होंने डिसाइड किया था कि इन्हें अपनी फैमिली बनानी होगी। माधुरी जब पानीपत अपनी फैमिली से मिलने गई थी, तब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनके लिए ये एक बहुत टफ टाइम था। बट इस टाइम तक वो दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे। 8 लाख की सैलरी को 14 से 16 लाख तक पहुंचाने में उन्हें सिर्फ 2 साल ही लगे थे। 32 लाख का बोनस भी मिल गया था। 2010 में उनका बेटा अवयुक्त पैदा हुआ और उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई थी। कोटक में काम करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, कैसे फंड्स रेज किए जाते हैं, कैसे डील्स क्रैक की जाती हैं। उनकी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच उन्हें बहुत आगे तक ले गई थी और वो वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए थे। यहीं पर उनके अंदर एक सीड सो हो चुका था अपना खुद का बिजनेस करने का। उन्होंने जान लिया था कि एक जॉब में आप लिमिटेड ही कमा सकते हो, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा। 2013 तक उन्होंने कोटक में काम किया। 5 साल तक
कोटेक में काम करने के बाद उन्हें लगा कि अब और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और फाइनली 2013 में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स ज्वाइन कर लिया था। 2013 से 2015 तक वो एमएक्स में रहे। वहां पर इंडिया में क्रेडिट कार्ड इश्यू करने का डिपार्टमेंट उनके अंडर था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंड्स रेज करने में हेल्प की। एमएक्स में रहते हुए ही वो मिले थे विजय शेखर शर्मा से, जिन्होंने पेटीएम को फाउंड किया था। उनसे मिलकर वो बहुत इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने एमएक्स में रहकर जो एक बड़ी चीज सीखी थी वो ये कि कुछ भी पॉसिबल है, बस आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। ये बात उनके तब काम आई जब भारत पे के लिए उन्होंने पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक से लिया। मोबीक्विक के लिए डील फाइनल हो ही रही थी कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अलबिंदर सिंह ढिंसा से मिलने की, जो कि आईआईटी से ही पास आउट थे। उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, ग्रोफर्स। नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, उनके सेकंड नेम के साथ मिलता जुलता जो था। वो इंटरेस्टेड हुए थे और अलबिंदर से ग्रोफर्स के बारे में पूछा था। पता चला था कि ये एक मुंडू की तरह काम करता है, एक ऐसा इंसान जो आपको दुकान से सब्जियां ला कर देगा, आपको ग्रोसरी ला कर देगा। अलबिंदर ने कहा था कि फंड्स रेज करने में मेरी हेल्प कर दो और तब अशीर ने उनकी मदद की थी $10 मिलियन रेज करने में। अलबिंदर ने उन्हें थैंक्स कहा था और कहा था कि क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ ग्रोफर ज्वाइन कर लेते। उस समय अशीर 80 लाख पर एनम की सैलरी ले रहे थे। अलबिंदर ने कहा था इतना तो नहीं दे पाऊंगा, 40 लाख सैलरी दे दूंगा और 40 लाख के एसऑप्स। अशीर ने कहा था अगर मैं कंपनी को $8 बिलियन की वैल्यूएशन तक ले जाऊं तो मुझे 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा ना। अलबिंदर ने कहा था डील डन। जब ये बात उन्होंने अपने एमएक्स के बॉस को बताई तो उन्हें बहुत अजीब लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी से, एक मल्टीनेशनल कंपनी से 15 लोगों के छोटे से स्टार्टअप पर मूव होना बहुत अजीब है। पर अशीर अपने डिसीजन पर फर्म थे, वो लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे। कुछ नया करना था, कुछ बड़ा अचीव करना था। तब उनके बॉस ने कहा था कि कभी भी तुम वापस आना चाहो तो एमएक्स के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यहाँ से अशनीर ग्रोवर की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई थी। 15 लोगों का एक छोटा सा स्टार्टअप। फाउंडर्स थे अलबिंदर और सौरभ कुमार। अशनीर के ज्वाइन करते ही एक अजीब सा केस ग्रोवर पर हुआ था। किसी ने 500 रुपए की ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्डर की थी। दिन के 30 ऑर्डर्स भी पूरा कर पाना उस समय मुश्किल हो रहा था। तब किसी लोकल वेंडर से खरीदकर सब्जी भेज दी गई थी। ये सब्जी ऑर्डर की थी मिस्टर कपूर ने, जिनकी खुद की ऑर्गेनिक कंपनी थी जहां से ये सब्जी खरीदी जानी चाहिए थी। उन्होंने ग्रोफर्स पर केस फाइल कर दिया था 420 का, फ्रॉड का। ये केस हैंडल करने के लिए अलबिंदर ने अशनीर को कहा था। अशनीर जिनके ब्रदर इन लॉ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर थे, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी थी। उसके बाद इस केस को हैंडल करने में अशनीर लग गए थे, 18 महीने लगे थे और 25 लाख रुपए लग गए थे इस केस से बाहर आने में। मिस्टर कपूर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में उनके लॉयर 15 मिनट तक हंसे थे ये बात सुनकर, और बहुत टैक्टफुली इस केस को उन्होंने हैंडल किया था। ग्रोफर में उनकी डेजिग्नेशन सीएफओ की थी। 2015 एक्चुअल में ग्रोफर के लिए बहुत बड़ा हिट था। 35 मिलियन से 375 मिलियन 9 महीने में पहुंच गए थे इस वैल्यूएशन तक। 30 ऑर्डर से 30,000 ऑर्डर्स टैक्स सेविंग के लिए और इस तरह के केसेस फ्यूचर में ना फेस करने पड़े, इसलिए ग्रोफर को उन्होंने सिंगापुर में भी रजिस्टर करवा दिया था। पूरा कंट्रीब्यूशन वो ग्रोफर को दे रहे थे, पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे। तब माधुरी ने उनका ध्यान उनकी सैलरी की तरफ दिलवाया था। जहाँ उनके बाद आने वाले एम्प्लॉयज उनसे ज्यादा सैलरी ले रहे थे। फाउंडर्स इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घूम रहे थे, उनकी सैलरी में अभी तक कोई भी रेज नहीं हुआ था। तब उन्होंने अलबिंदर से बात की थी और अलबिंदर ने कहा था कि गलती हो गई, ध्यान नहीं गया, तुम अपनी सैलरी बढ़ा लो, और बढ़ाकर उस सैलरी को 75 लाख किया गया था। अभी भी उनकी पिछली सैलरी से ये सैलरी कम ही थी। सौरभ की वर्किंग से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो एम्प्लॉयज वो रख रहे थे उनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि ग्रोफर को प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए। हालांकि ग्रोफर बहुत बड़ी कंपनी बन चुका था, बट अभी भी प्रॉफिट में कंपनी नहीं थी। अब सौरभ को अशनीर से प्रॉब्लम होने लगी और उन्होंने अशनीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहली बार किसी ने उन्हें कहा था कंपनी छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए। 2.5 साल इतनी मेहनत की थी तो कंपनसेशन तो मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि बात हुई थी $8 बिलियन पे 1 करोड़, अब $375 मिलियन है तो कम से कम 10 करोड़ तो मिलने चाहिए। पर सौरभ ने वो पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। तब उन्हें कुछ अकाउंट्स ग्रोफर के फ्रीज करने पड़े थे, चाल चलनी पड़ी थी और फाइनली उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन मिल गया था। बट पहली बार वो बिना नौकरी के थे। इस बात से उनके फादर भी बहुत ज्यादा वरिड थे। उन्होंने कहा था तुमने कुछ तो गलत किया ही होगा ना, जो अलबिंदर ने तुम्हें निकाल दिया। अशनीर इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो अपना कोई ना कोई स्टार्टअप तो जरूर शुरू करेंगे, बट अभी क्या।
अब उनकी लाइफ का एक डार्क फेज शुरू हो चुका था। उन्हें एक स्टार्टअप में इंडल्ज तो होना था, पर क्या, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैजिक पिन के अंशु शर्मा से वो मिले थे, बट वो उनमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। उसके बाद पेयू इंडिया के फाउंडर नितिन गुप्ता से भी मिले थे, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, और फाइनली उन्होंने एक बार फिर कॉर्पोरेट की तरफ रुख कर लिया था। एमएक्स में गए थे, उनके बॉस ने कहा था कि कभी भी तुम यहाँ पर आ सकते हो, बट उनका बॉस जो अमेरिका शिफ्ट हो चुका था, और यहाँ पर उन्होंने बात तो करवाई थी बट कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ था, और फाइनली उन्हें EY में जॉब मिली थी। EY ने उन्हें 1 करोड़ की सैलरी ऑफर की थी, बट पार्टनरशिप नहीं दे रहे थे। कहा था कि 6 महीने में पार्टनरशिप दे देंगे। इस बात से कन्विंस होकर उन्होंने EY ज्वाइन कर लिया था। पर जब पहले ही दिन वो EY में पहुंचे थे, तो वो कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर देखकर जैसे उनका दम घुटने लगा था। पूरा साइलेंस, सब लोग सूट बूट में ग्लास क्यूबिकल्स में बैठे हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि अब मैं ये और नहीं कर पाऊंगा। 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था, कह दिया था कि मुझसे गलती हो गई और मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा कॉर्पोरेट करियर अब खत्म हो चुका है। वो उस कंपनी से बाहर निकल गए थे। पापा को फोन किया था, कहा था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। उन्होंने कहा था वो करो जो तुम्हारा दिल करता है। तब वो मिले थे पीसी ज्वेलर के मिस्टर बलराम गर्ग से, जिन्हें IPO सेट करने में उन्होंने हेल्प की थी जब वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में थे। बलराम ने कहा था कि तुम मेरे साथ पीसी ज्वेलर ज्वाइन कर लो। करोल बाग जैसी जगह पर जाकर एक दुकान पर बैठना बहुत मुश्किल डिसीजन था, बट अश्नीर ने देखा था कि ग्रोफर में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। अब वो एक बनिया लाला के पास काम करना चाहते थे, सीखना चाहते थे कि किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है। बात हुई जब सैलरी की, उन्होंने कहा 1 करोड़ की सैलरी, बट बलराम ने कहा कि 1 करोड़ नहीं, 85 लाख की सैलरी और 3 करोड़ के स्टॉक्स वो अश्नीर को देंगे। अश्नीर इस ऑफर से खुश थे, उनकी फैमिली हालांकि नहीं थी। इन दिनों पीसी ज्वेलर का स्टॉक 400 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्हीं दिनों नीरव मोदी स्कैम हुआ था। पीएनबी में बड़ा फ्रॉड, जिसकी वजह से ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए थे और पीसी ज्वेलर का स्टॉक ऑल टाइम लो पर चला गया था। अश्नीर समझ गए थे अब आगे मूव करने का समय आ चुका है। उन्होंने जब ये बात मिस्टर बलराम को कही थी तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा टाइम मुझे और दे दो। अश्नीर इस बात को समझते थे, उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि मुश्किल टाइम में उन्होंने अश्नीर का साथ दिया था। बट अगर वो पीसी ज्वेलर में काम ना करते तो शायद भारत में कभी शुरू ही ना कर पाते। यहाँ रहकर उन्होंने एक दुकानदार की मेंटालिटी को समझा था। यहाँ से बाहर निकलना उस समय बहुत आसान था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम थी, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम लो प्राइस पर था। यहाँ से बाहर निकलने में कोई खास नुकसान उन्हें नहीं हो रहा था, नई अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर कर सकते थे। और फाइनली जून 2018 में उन्होंने भारत पे की शुरुआत की थी। इधर वो पीसी ज्वेलर छोड़ने की बात कर रहे थे, उधर उनके फोन पर एक मैसेज आया था। CEO की जरूरत थी एक नए फिनटेक के लिए। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था और उसके बाद मीटिंग फिक्स हुई थी IIT दिल्ली में। भाविक और शाश्वत ये दोनों मिलकर एक नया फिनटेक शुरू करना चाहते थे। CEO की जरूरत थी। बहुत अजीब था कि इन लोगों को CEO की जरूरत क्यों है। तब भाविक ने अपना पूरा आइडिया अश्नीर को समझाया था। उसका कहना था कि वो एक UPI पेमेंट ऐप लॉन्च करना चाहते हैं। सारी UPI पेमेंट ऐप्स एक सिंगल QR कोड पर काम कर सकती हैं। अगर हम कस्टमर से मर्चेंट को पैसे दें या फिर कस्टमर से कस्टमर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसफर तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ही हो रहा है। पेटीएम और फोन पे उस समय मर्चेंट से 2% चार्ज कर रहे थे। भाविक का कहना था कि अगर हम 1% चार्ज करें तो सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे। पर अश्नीर का कहना था कि अगर हम 1% चार्ज करते हैं, थोड़े दिनों बाद कोई और मार्केट में आ जाएगा, वो 0.9% चार्ज करेगा, कोई उससे कम चार्ज करेगा। इस तरह से तो गेम चेंजिंग आइडिया ये नहीं हुआ। हमें 0% चार्ज करना होगा, बिना किसी फीस के हमें ट्रांजैक्शंस करवानी होंगी, तब हम इस गेम में हमेशा के लिए सस्टेन कर पाएंगे। भाविक को अश्नीर के आइडियाज बहुत पसंद आए थे और उस समय ये तीनों को फाउंडर्स बन गए थे, अश्नीर, ग्रोवर, भाविक और शाश्वत। भाविक मेनली सारा काम कर रहा था, टेक्नोलॉजी पर उसका पूरा होल्ड था, बेसिकली आइडिया उसी का था। तो डिसाइड हुआ था कि 42% शेयर भाविक का, 24 शाश्वत का और बाकी बचा 34 अश्नीर के हिस्से में होगा। अब बात थी इन्वेस्टर्स को लाने की, अब बात थी फंड्स रेज करने की। अश्नीर ने कह दिया था कि ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फंड्स मैं रेज करूंगा। इन लोगों ने पहले फॉसन से बात की हुई थी और वो इन्वेस्ट करने को तैयार था, पर उसका कहना था कि CEO कोई और होना चाहिए। एक्चुअल में भाविक USA में एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस में पकड़ा गया था और उसके बाद वो USA में एंटर नहीं कर सकता था। भाविक की इस हिस्ट्री के कारण
इन्वेस्टर्स नहीं चाहते थे कि वो कंपनी का डायरेक्टर हो। फंड रेज करने की अपनी स्किल्स के कारण जल्दी ही अशनीर ने 1.92 करोड़ रेज कर लिए थे 18 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए। इसमें मैजिक पिन के अंशु शर्मा, पेयू के नितिन गुप्ता, ग्रैंड फैक्ट्री के नवनीत सिंह शामिल थे। 15 अगस्त 2018 को पहला QR कोड उन्होंने लगाया था और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इनिशियल डेज में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। लीगल नोटिस आ गया था पेटीएम और फोन पे से। पेटीएम ने तो जल्दी ही बैकआउट कर लिया था, पर फोन पे नहीं बैकआउट करना चाहता था। उन्हें एक तो भारत पे नाम बहुत फैंसी लग रहा था। भारत पे नाम ऐसे लगता था कि जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो, और वैसे भी ये कुछ चार्ज नहीं कर रहे थे, 0% ट्रांजैक्शन फी के साथ काम कर रहे थे। फोन पे की एलिगेशन थी कि इनका लोगो हमारे जैसा है। उन्होंने लोगो चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पे वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। खैर, केस हुआ और ये फाइंड आउट हुआ कि पे वर्ड पर उनका कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए ये लोग भारत पे नाम यूज कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट ने भीम UPI ऐप लॉन्च की थी, उससे पहले वो लोग भारत पे नाम ही रखना चाहते थे, बट भाविक ऑलरेडी ही रजिस्टर कर चुका था। भाविक जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट संभाल रहा था, अशनीर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और फंड रेज कर रहा था और शाश्वत नए लॉन्चेस देख रहा था। जैसे जैसे काम बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की जरूरत भी बढ़ रही थी। ज्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि खर्चा बढ़ जाता इससे। तब माधुरी को अपॉइंट किया था। उस समय तक अशनीर PC ज्वेलर से पूरी तरह से रिलीज नहीं हुए थे, इसलिए वो डायरेक्टर नहीं बन सकते थे और माधुरी को डायरेक्टर बनाया गया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं बाकी को फाउंडर्स ऑब्जेक्शन ना करें, इसलिए उन्होंने शाश्वत और भाविक से पूछ लिया था, जिन्होंने कहा था कि एटलीस्ट उन्हें ये तसल्ली तो है कि कोई घर का आदमी ही उनका काम देख रहा है। और माधुरी ने काम संभाल लिया था। माधुरी जो कि एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती है, उसकी सोच काफी ऊंची थी, वो काफी ब्रॉडली सोच पाती थी और काम में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही थी। अब जितने ज्यादा आप फंड्स रेज करोगे उतना ही आप कंपनी को बड़ा कर सकते हो, इसलिए फंड रेजिंग का काम अशनीर पर था। सिकोया के मोहित भटनागर को अप्रोच किया गया, जिसने अभी इन्वेस्ट करने के लिए मना किया था। उसके बाद टेरू सेन जो कि सिंगापुर में था, उसके पास अशनीर गए और 2 मिलियन फंड्स रेज करने की बात की गई 8 मिलियन की वैल्यूएशन के लिए। तेरू ने पहले $750,000 देने के लिए हाँ कहा, उसके बाद फोन करके कहा कि वो इसे 1 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वो 1.5 मिलियन तक भी जा सकते हैं, पर अशनीर ने कहा कि अगर 2 मिलियन में से 1.5 वो ही दे देंगे तो बाकी इन्वेस्टर्स से मांगने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तेरू ने इसके बाद 1 मिलियन पर ही सेटल कर लिया था। अशनीर बहुत खुश थे कि उनके स्टार्टअप पर कोई इतना ट्रस्ट दिखा रहा है। उसके बाद सिकोया ने इंटरेस्ट तो दिखाया था, पर उसके हरजीत सिंह ने कहा कि वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाविक बोर्ड में है। उनका कहना था कि भाविक पर चार्जेस लगे हुए हैं USA में, जिसकी वजह से उनका बोर्ड में होना ठीक नहीं है। उन्होंने तेरू सेन को भी कह दिया था और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक प्रॉब्लम की बात हो सकती थी। ये सारा डिसीजन अशनीर ने भाविक पर ही छोड़ा था, जिसने क्विट कर दिया था। भाविक के शेयर्स बाकी लोगों को दे दिए गए थे और वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा था। हालांकि अशनीर के लिए वो अभी भी एक पार्टनर ही था। भाविक की जगह खाली हुई थी और अशनीर को वहां पर माधुरी को लाना चाहिए था, पर ये उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। माधुरी को वो यहाँ नहीं लाए थे और सिकोया ने काइंड ऑफ बोर्ड में एक बड़ी पोजीशन एक्वायर कर ली थी। अशनीर का कहना है कि उन्होंने एक बड़ा लेसन सीखा था कि आपको सही इंसान को सही जगह पर रखना चाहिए, आपको काम की कदर करनी चाहिए। अगर वो आपकी फैमिली का मेंबर है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें माधुरी को ये जगह देनी चाहिए थी। खैर 10 मिलियन और उन्हें फंड्स रेज करने थे, तब सिकोया और बीनेक्स ने कहा कि तुम बाहर मत जाना। 8 मिलियन सिकोया ने और 2 मिलियन बीनेक्स ने दे दिए थे। उन्हीं दिनों वो मिले थे विनी पजी से, जो कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट थे इनसाइड पार्टनर्स में। USA की कंपनी थी और विनी पजी ने कहा था कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए वेट नहीं करना चाहते, 25% प्रीमियम देने को तैयार हैं। और एक बड़ा इन्वेस्टर तब भारत पे को मिल गया था। बड़े इन्वेस्टर मिकी माल्का ने कहा था कि तुम्हारी कंपनी 3 महीने में खत्म हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हारी कंपनी को चेक दूंगा। जब उन्होंने देखा था कि भारत पे ग्रो हो रहा है, तब उन्होंने कहा था कि वो भारत पे को चेक देना चाहते हैं और तब अशनीर USA गए थे। मिकी के साथ साथ और इन्वेस्टर से भी मिले थे, उन्हें $50 मिलियन मिकी से मिल गए थे। मिकी का कहना है कि उनकी फंड रेजिंग स्किल बहुत अच्छी थी, वो मानते हैं, पर 100 लोगों को पिच करते थे तब 10 लोगों को कन्विंस कर पाते थे। इसमें बहुत मेहनत और बहुत एनर्जी जाती है। 15 महीने में 0 से $425 मिलियन की कंपनी उन्होंने भारत पे को बना दिया था। यहाँ पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ब्रांड बिल्डिंग की। सलमान खान के मैनेजर ने उन्हें अप्रोच किया था, उनके लोगों पर सलमान खान की पिक्चर लग गई थी। भारत मूवी उस समय रिलीज हो रही थी और इसीलिए उन्होंने भारत पे के साथ
कोलैब किया था। एक तरफ भारत में बहुत ग्रो हो रहा था, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, दूसरी तरफ अंदर कंपनी में ही उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। कुछ गलतियां भी उस टाइम अशनीर ग्रोवर ने की थी, कुछ गलत लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था, जिसमें से सबसे बड़ी गलती वो मानते हैं रजनीश कुमार को अपॉइंट करना, जो एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे। उसके अलावा सुहेल समीर, जिसे उन्होंने सीईओ बनाया था, जसमीत और सुमीत सिंह, इन 4 लोगों ने उनके खिलाफ लेटर ऑन कंट्रोवर्सी की और उनसे उनकी खुद की कंपनी को ही छीन लिया। एक बहुत बड़ा रोल सिक्वॉय ने भी प्ले किया था। सिक्वॉय के साथ उनके कुछ डिफरेंसेस होना शुरू हो गए थे। उन्होंने जब सिक्वॉय से कहा था कि वो अपनी पे बढ़ाना चाहते हैं, सिक्वॉय ने मना कर दिया था। अशनीर को बहुत बुरा लगा था कि इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को डॉग्स की तरह समझते हैं, उन्हें यूज करते हैं, सिर्फ काम करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्ली पे नहीं करना चाहते। अशनीर और सिक्वॉय के बीच में जो डिफरेंसेस शुरू हुए थे वो बात तक रहे थे और सिक्वॉय ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अशनीर के खिलाफ हुई कंट्रोवर्सी में। भारत पे को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया था ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करने का। वो एक अपना बैंक भी चाहते थे, पहला ऐसा यूपीआई स्टार्टअप जिसका अपना खुद का बैंक हो। तब आरबीआई में प्रॉब्लम चल रही थी पीएमसी बैंक के साथ और उन्होंने आरबीआई को रिक्वेस्ट की थी, जो अप्रूव हो गई थी। उन्हें लग्जरी कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने 3 लग्जरी कार्स ली थी। ये तीनों ही सेकंड हैंड कार्स थी और उनका कहना था कि ना वो ड्रिंक करते थे ना स्मोक करते थे और इसी पैसे को बचाकर उन्होंने अपने इस शौक को पूरा किया था। इन्हीं दिनों सोनी पर एक नया शो शुरू होने वाला था, शार्क टैंक इंडिया, जो कि शार्क टैंक बाकी कंट्रीज में भी आता था, उससे इंस्पायर हुआ था, जिसमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी नए एंटरप्रेन्योर्स को। और अशनीर को मौका मिला था इस प्रोग्राम में शार्क बनने का। उन्होंने इन्वेस्टर से बात की थी और सबसे बात करने के बाद उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद उन्हें कितनी पॉपुलैरिटी मिली, कितना नाम मिला, कितना फेम मिला, ये तो हम सब जानते ही हैं। उनकी एक इमेज सामने आई थी ब्लंट और ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए, जिसकी वजह से शुरू में तो उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, बट बाद में उन्हें बहुत प्यार भी मिला था। लोगों ने उनकी बहुत रिस्पेक्ट की कि वो जो कहते हैं दिल से कहते हैं। तभी से उनका ये फ्रेज पॉपुलर हुआ था, सब दोगलापन है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स। उनका कहना था कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो आप हो वही दिखाओ, और अशनीर ने हमेशा ऐसा ही किया था। अशनीर को इधर शार्क टैंक पर पॉपुलैरिटीज मिल रही थी, उधर उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। मैनेजमेंट में एक सीट खाली हुई थी, वो ये सीट माधुरी को देना चाहते थे, पर तब सोहेल ने कहा था अगर माधुरी मैनेजमेंट में आएगी, अगर माधुरी को डायरेक्टरशिप मिलेगी तो वो ये पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अशनीर ने उनकी बात मान ली थी। उन्हें उस समय सोहेल की बात नहीं माननी चाहिए थी, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। माधुरी को उन्हें डायरेक्टरशिप देनी चाहिए थी, पर उन्होंने कंपनी के बारे में सोचा, भारत पे के बारे में सोचा, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचा, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा और अपने बारे में नहीं सोचा। जब से वो ग्रोफर्स में थे तब से उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन्वेस्ट करना था स्टार्टअप्स में, शेयर्स में। इन दिनों नए आईपीओस भी आ रहे थे। जोमैटो पर उनका बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट जोमैटो पर लगाया था। वो नाइका, पॉलिसी बाजार जैसे आईपीओस में भी इन्वेस्ट करना चाहते थे। इस सब में वो इन्वेस्ट कर रहे थे कोडैक बैंक के थ्रू। उन्होंने जोमैटो में बहुत अच्छा पैसा कमाया भी था। नाइका में जब वो इन्वेस्ट करने वाले थे, एक दिन पहले ही कोटक ने उन्हें कह दिया था कि उनके लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको बताना था तो पहले बताना चाहिए था ना, लास्ट मोमेंट पे आप कैसे मना कर सकते हो, मेरे पेपर्स भी पूरे हैं। उनसे बहुत सारे पेपर्स पर साइन भी करवाया गया था। उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने कुछ बुरा भला तो कहा भी था, बट गाली गलौज नहीं की थी, ये उनका कहना है। हालांकि ट्विटर पर उनकी एक ऑडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, सोशल मीडिया पर उनकी ये ऑडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें उन्होंने कोटक के एम्प्लॉय को गाली दी थी, बहुत बुरी तरह से उससे बात की थी, जिसकी वजह से उनकी एक बुरी रेपुटेशन मार्केट में बनती चली जा रही थी। हालांकि उनका कहना था कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल झूठी है। इस रिकॉर्डिंग को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। अशनीर को लग रहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल बकवास है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक झूठी ऑडियो आखिर उनके करियर का क्या बिगाड़ सकती है। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया था। उन्हें बार बार डराया धमकाया जा रहा था कि उन्हें इस ऑडियो को सीरियसली लेना चाहिए, पर अशनीर ने नहीं लिया था और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गई थी। सिर्फ ये ही नहीं, बहुत सारे और टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे थे जो उनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये जो उनका डाउनफॉल हुआ, ये 6 फेजेस में हुआ था। उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए किया, जो अपने को फाउंडर्स के लिए किया,
उसका बहुत बुरा सिला उन सब ने दिया था। इन 6 फेजेस की बात करें तो पहले फेज में अशनीर को टेम्परेरी लीव पर जाने के लिए कहा था, बोर्ड अपने हाथ में ले लिया गया था। दूसरे फेज में उनकी इस टेम्परेरी लीव को परमानेंट बनाने के लिए लॉयर्स और अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए गए थे। माधुरी को कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया था, रिजाइन करने के लिए कहा गया था, उन्हें कंपनी में आने से मना कर दिया गया था। उसके बाद अशनीर और माधुरी को डराया धमकाया गया था। उन्हें कहा गया था कि अगर वो कुछ भी कहेंगे तो मीडिया में ये सब कुछ लीक कर दिया जाएगा, उनकी इमेज को स्पॉइल किया जाएगा। और फाइनली अशनीर को कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वो कंपनी जो खुद अशनीर ने बनाई थी, वो कंपनी जिसे उन्होंने अपने हाथों से सींचा था, एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, वो कंपनी जिसे बनाने में उनके बाल सफेद हो गए थे, पूरी मेहनत लगी थी, दिन रात एक कर दिया था, जमीन पर भी सोए थे, उसी कंपनी से उन्हें बेइज्जत करके निकाला जा रहा था। उनके खिलाफ अजीब अजीब बातें हो रही थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे खरीदी, उन्होंने कंपनी के साथ घपला किया है। माधुरी ने बिल्स काटे जो फेक कंपनीज के नाम पर थे, सारा पैसा उन लोगों ने अपने पास रख लिया। 10 करोड़ रुपए का डाइनिंग टेबल खरीदा। अशनीर का कहना है कि 10 करोड़ का डाइनिंग टेबल खरीदते तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना आ जाता। 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल खरीदा था जो उनके हिसाब से बहुत महंगा था। और उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया था कि ये डाइनिंग टेबल बहुत भारी है, 150 किलो का है, और उसे $150,000 में कन्वर्ट कर दिया गया, 1 करोड़, और फिर शायद एक जीरो और लगा दिया गया हो ताकि और ड्रामेटिक किया जा सके इवेंट्स को। अशनीर जी ने फाइनली कहा गया था कि वो अपना शेयर लेकर भारत पे को परमानेंटली छोड़ दें। अशनीर का शेयर था 8.43% यानी कि $240 मिलियन, और अशनीर को मजबूर किया गया था कि वो अपना शेयर लें और अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। अशनीर के पास कोई चारा था भी नहीं। अगर वो इस लड़ाई को लड़ते रहते तो जीत मिलने की जगह उन्हें हैरेसमेंट ज्यादा मिलती, उनकी फैमिली को ज्यादा सफर करना पड़ता। जब उन्होंने रिजाइन किया था तो उनकी फैमिली बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। अशनीर यहाँ पर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं 5 ऐसी चीजें जो उन्हें सक्सेस तक लेकर गई और 5 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से उनका फेलियर हुआ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर वो भूख है, वो हंगर है। अगर आपके अंदर वो हंगर हो तभी आपको उस चीज को, उस प्रोफेशन को या फिर उस वेंचर को चूज करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जॉब से कोई भी रिच नहीं हो सकता। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना होगा। बिजनेस के लिए आपको पैसे जोड़ने होंगे और जो आप करना चाहते हो उसमें इन्वेस्ट करो। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आइडियाज होने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा वो कहते हैं कि रीस होनी चाहिए। आपको अमीर लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ टाइम मत स्पेंड करो, अपने से ऊपर मत देखो, बट अशनीर का कहना है कि अपने से ऊपर वालों को देखो, तभी तुम्हारे अंदर वो भूख पैदा होगी कि हमें भी उनके जैसा बनना है। अगर इनके पास इतना सब कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी तो ये सब कुछ होना चाहिए, तभी आप उस चीज के पीछे भाग सकोगे। चौथा वो कहते हैं कि वन मैन आर्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, आपको लोगों को हायर करना चाहिए ताकि वो ऊपरी काम कर सके और आप नए नए आइडियाज अपने वेंचर को बड़ा बनाने के लिए ला सकें। पांचवा वो कहते हैं कि आप अपनी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, मीडिया में बताओ, अपने इन्वेस्टर्स को बताओ, अपने को फाउंडर्स को बताओ, अपने एम्प्लॉयज को बताओ। ज्यादा लोगों को अगर अपनी कहानी बताओगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब वो बताते हैं 5 ऐसी गलतियां जो उन्होंने की। पहला, कस्टमर को आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। जो बिजनेस है वो आपके और आपके कस्टमर के बीच में है। कस्टमर से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत दीजिए। उन्होंने ये गलती की, कस्टमर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्वेस्टर्स को दी, जिसकी वजह से उन्हें मात खानी पड़ी। जिन एम्प्लॉय कर रहे हो उन्हें एम्प्लॉय करने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछो। क्या उन लोगों को साथ में लेकर चलने में आप खुश हो? क्या उन लोगों को आप अपनी कमाई का हिस्सा दे सकते हो? उन लोगों को हिस्सा देने के बाद भी क्या आपके अंदर अपने बिजनेस को लेकर वो भूख, वो इंटरेस्ट जिंदा है? इन्वेस्टर को आप मत बनाओ। कहानी आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में है और कस्टमर्स को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। अगली गलती वो कहते हैं कि फैमिली को आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलने लगते हैं
उनसे हमें फंडिंग मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। जैसे वो 18 साल के होते ही बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि जो करना है खुद करो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। पर इंडिया में अलग है। इंडिया में जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो काफी सक्सेसफुल होते हैं। हस्बैंड वाइफ का बिजनेस, भाई भाई का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहता है और आपको अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि माधुरी को उन्होंने बोर्ड में जगह नहीं दी, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। जब आपका डाउनफॉल होता है तो 20 साल पुरानी दोस्ती भी काम नहीं आती। दुख के समय में सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी रहती है, सिर्फ आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती है। इसलिए आपको भी फैमिली को जहां जरूरत हो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। चौथा, वो कहते हैं कि अपने आप को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एज अ फाउंडर आपने बहुत मेहनत की है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो आपको हर चीज के लिए इन्वेस्टर से क्यों पूछना है? आपको अपने लिए कुछ खरीदने से पहले इतना क्यों सोचना है? आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इन्वेस्टर से ऊपर आपको अपने आप को रखना होगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अपने आप को मारकर अगर आप कुछ करोगे, बाकी लोगों को ज्यादा सपोर्ट करोगे, बाकी लोगों को ज्यादा चीजें, ज्यादा सुख सुविधाएं दोगे, तो कौन सा वो आपकी इज्जत करने लगेंगे या फिर वो आपके एहसानमंद होंगे। इसलिए अपनी खुशी को मारकर दूसरों को खुशी मत दो। पांचवा, वो कहते हैं कुछ प्रोफेशन से बच कर रहना चाहिए, जिसमें वो बैंकिंग और मीडिया को गिनते हैं। बैंकिंग और मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा तो दिखाते हैं, पर बाद में आपके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण वही बन जाते हैं। अश्लील का कहना है कि ये किताब पढ़ने के बाद आप उन्हें गलत भी समझ सकते हैं, सही भी समझ सकते हैं, पर उनका कहना है कि उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी है, एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर की शुरुआत की है। अगर उनकी इस कहानी को पढ़कर, उनकी इस कहानी को जानकर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो उनका ये बुक लिखना सफल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अश्नीर ग्रोवर की इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कैसी लगी आपको ये नॉवल जरूर बताइएगा, और आप मुझसे किस और नॉवल की समरी चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। इसके साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ। टिल देन, stay happy, keep smiling, and keep waiting for me. I'll be back soon. Bye bye. Take care.